Krishna Arts Education. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए नंबर 1 यूट्यूब चैनल है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाएँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से किया जाएगा। स्टडी मटेरियल में आपको सभी सब्जेक्ट्स का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ दिया जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको कक्षा 10 का विज्ञान, जो विज्ञान का ही एक भाग है रसायन शास्त्र केमिस्ट्री, उसका दूसरा पार्ट अम्ल क्षार एवं लवण एसिड बेस एंड साल्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। यह वीडियो इस पार्ट का सेकंड पार्ट है। इसमें हम आपके साथ 14 से लेकर 25 तक के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। और अगर आपने इसका पहला पार्ट 1 से लेकर 13 तक के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में केमिस्ट्री सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में जाकर इनके उन पहले पार्ट वाले वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए इनमें आगे की ओर बढ़ते हैं। इस वीडियो के अनुसार इसका पहला क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की क्यों सलाह दी जाती है। आजकल आपने सुना होगा कि जो हम लोग नमक खाते हैं उसमें आयोडीन होना बहुत ज़रूरी है। इन बातों को लेकर बहुत ही सलाह दिया जाता है, बहुत ही प्रचार होते हैं, बहुत ही एडवर्टाइजमेंट वगैरह आपने देखा होगा। तो आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की क्यों सलाह दी जाती है। आजकल आयोडीन युक्त नमक के उपयोग पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। जो हमने आपको बताया कि आपने देखा होगा इसका बहुत जगह एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। आयोडीन हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व है। इसकी कमी से थायराइड से संबंधित रोग होते हैं। आयोडीन की कमी से आमतौर पर घेघा रोग होता है। जो आयोडीन होता है इसका आजकल बहुत ही काफ़ी जोर दिया जा रहा है। आयोडीन हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व है। इसकी कमी से एक थायराइड से संबंधित रोग होता है और थायराइड आपके गले में होता है। और जो आयोडीन की कमी से आमतौर पर घेघा रोग होता है और यह घेघा रोग ज़्यादातर महिलाओं को होता है। साधारण नमक में थोड़ा पोटेशियम आयोडेट या पोटेशियम आयोडाइड मिला देने पर आयोडाइज्ड नमक बन जाता है। जब साधारण नमक में, जो साधारण नमक NaCl होता है, अगर आप उसमें थोड़ा सा पोटेशियम आयोडेट या पोटेशियम आयोडाइड मिला देते हैं तो वह आयोडाइज्ड नमक बन जाता है। और इसका सेवन करने से शरीर में आयोडीन की कमी नहीं होती है। इसीलिए आयोडीन युक्त के नमक के उपयोग की सलाह दी जाती है। कॉपर सल्फेट के शुष्क क्रिस्टल को गर्म करने पर उस पर होने वाले प्रभावों को लिखें। जब आप कॉपर सल्फर के शुष्क क्रिस्टल, जो कॉपर सल्फेट का सूखा हुआ क्रिस्टल होता है, और उसको गर्म करने पर उस पर क्या क्या प्रभाव होते हैं उसको लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो एक शुष्क परख नली में कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल लेकर सीपरेट लैंप पर गर्म कीजिए। एक सीपरेट लैंप होता है जो आपने प्रयोगशाला वगैरह में देखा होगा। एक शुष्क परख नली में कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल लेकर सीपरेट लैंप पर गर्म कीजिए। गर्म करने पर इसका रंग नीला, इसका जो नीला रंग होता है वह समाप्त हो जाता है और यह श्वेत हो जाता है। जो कॉपर सल्फेट होता है वह नीला रंग का होता है। जब आप इसको सीपरेट लैंप पर गर्म करते हैं तो इसका नीला रंग समाप्त हो जाता है और यह श्वेत रंग अर्थात सफ़ेद रंग का हो जाता है। परिख नली की दीवार पर जल की बूंदें दिखाई पड़ती है और क्रिस्टल में 5 अणु जल होते हैं। जल के हटने पर क्रिस्टल रंगहीन अर्थात श्वेत हो जाता है, जो हमने आपको ऊपर ही बताया है। अगर इस श्वेत पदार्थ पर पुनः जल की बूंदें डाली जाए तो इसका रंग पुनः नीला हो जाता है। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल में जल के अनुवर्तमान होते हैं, अतः इसका रंग नीला होता है। जब आप इसको गर्म करते हैं तो यह श्वेत अर्थात सफ़ेद रंग का हो जाता है। और जब अगर आप इस पदार्थ पर पुनः जल की कुछ बूंदें डाल देते हैं तो इसका जो रंग है वह पुनः नीला हो जाता है। इसीलिए कॉपर सल्फेट जो है इसमें बताया गया है कि उसमें जल के अनुवर्तमान रहते हैं, अतः जो इसका रंग होता है कॉपर सल्फेट का वह नीला रंग होता है। तो इस पर क्या क्या प्रभाव हुआ आपने देख लिया कि कॉपर सल्फेट के शुष्क क्रिस्टल को गर्म करने पर उस पर होने वाले प्रभाव यह है कि जब उसको गर्म करते हैं तो वह थोड़ा सफ़ेद रंग का हो जाता है। और अगर आप उसी सफ़ेद कॉपर सल्फेट में फिर से जल की बूंदे को डालते हैं तो वह फिर से अपने पुराने रूप में अर्थात फिर से नीले रंग को धारण कर लेता है। अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्यों? एक उदाहरण दे। आपने पढ़ा होगा कि अम्ल एवं क्षारक के बीच जो अभिक्रिया होता है
उस अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं होता, इसलिए उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहने का कारण क्या है और इसका एक उदाहरण भी दें। अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनता है। जो आपने फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो में भी देखा था कि अम्ल एवं क्षारक के बीच की जब अभिक्रिया होती है तो उसकी अभिक्रिया से लवण तथा जल बनता है, अर्थात दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, इसलिए अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब अम्ल एवं क्षारक के बीच अभिक्रिया होता है तो लवण बनता है तथा जल बनता है, अर्थात ये दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। यही कारण है कि अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं और इसका एक उदाहरण देने के लिए भी कहा जा रहा है। तो इसका उदाहरण है, उदाहरण अभिक्रिया निम्न प्रकार होती है। जब NaOH HCl के साथ अभिक्रिया करती है तो NaCl प्लस H2O बनाती है। NaOH एक क्षार है और HCl एक अम्ल है। तो जब यह अभिक्रिया करती है तो साधारण नमक NaCl प्लस H2O जल का निर्माण करती है। तो इस प्रकार अम्ल एवं क्षारक के बीच अभिक्रिया करने से किसी प्रकार की कोई अभिक्रिया नहीं होती और उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, इसीलिए इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? हमारे आमाशय अर्थात हमारे स्टमक में, हमारे पेट में एसिड की अर्थात अम्ल की क्या भूमिका है? हमारे पेट के लिए क्या अम्ल जरूरी है, यही पूछा जा रहा है। तो हमारे आमाशय में जो अम्ल की भूमिका वह निम्नलिखित है। हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है। जो हमारा आमाशय होता है उसमें एक जठर ग्रंथि होता है, उससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है अर्थात निकलता है और भोजन में अम्लीय माध्यम प्रस्तुत करता है, जिससे जठर रस का पेप्सिन नामक एंजाइम अम्लीय माध्यम में कार्य कर सके। यह भोजन में उपस्थित रोगाणुओं को अक्रियाशील एवं नष्ट करता है। जो हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वह भोजन में जो उपस्थित रोगाणु होते हैं उसको अक्रियाशील कर देता है एवं नष्ट कर देता है। उसको किसी प्रकार का शरीर में क्रिया करने नहीं देता है और उसको लास्ट में नष्ट कर देता है। यह भोजन को शीघ्रता से नहीं पचने देता। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है यह भोजन को शीघ्रता से नहीं पचने देता है, यह भोजन को धीरे धीरे पचाता है। तो इसका आमाशय में महत्वपूर्ण भूमिका यही है कि यह भोजन को शीघ्रता से नहीं पचने देता, यह भोजन में उपस्थित रोगाणु एवं अक्रियाशील को नष्ट कर देता है और हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है। यह एक प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है कि हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ से स्रावित होता है, तो जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है। यह बात आपको ध्यान में रखना है कि हमारे आमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है वह जठर ग्रंथियों से उत्पन्न होता है और भोजन में अम्लीय माध्यम प्रस्तुत करता है, जिससे जठर रस का पेप्सिन नामक एंजाइम अम्लीय माध्यम में कार्य कर सके। तो हमारे आमाशय में अम्ल की यही भूमिका होती है। जो हमारे आमाशय में अम्ल पाया जाता है वह अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारे आमाशय में अम्ल पाया जाता है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अस्पतालों में टूटी हुई अस्थियों को जोड़कर बैठाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले यौगिक का नाम उल्लेख कीजिए। इसको कैसे निर्मित करते हैं? जो अस्पताल में, अस्थियां का मतलब होता है हड्डी, जब अस्पताल में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ा जाता है तो उसको जोड़ने में जो यौगिक का उपयोग किया जाता है उस यौगिक का नाम बताने के लिए कहा जा रहा है और उस यौगिक का निर्माण कैसे होता है यह पूछा जा रहा है। तो जो अस्पतालों में टूटी हुई हड्डी होती है उसको जोड़ने के लिए जिस यौगिक का प्रयोग किया जाता है उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही उपयोग अस्पतालों में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है और इसे रासायनिक दृष्टि से कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको रासायनिक दृष्टि से कैल्शियम सल्फेट एवं हेमीहाइड्रेट CaSO4 × 12H2O, ये हमने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पढ़ाया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका रासायनिक सूत्र है CaSO4 × 12H2O। इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 12H2O। तो इसको CaSO4 × 12H2O कहते हैं और इसका रासायनिक दृष्टि से जो नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसे भट्ठी में जिप्सम को, इसको कैसे बनाया जाता है वह बताया जा रहा है कि इसको भट्ठी में जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करके बनाया जाता है। जिप्सम से यह बनता है, जब जिप्सम को किसी भट्टी में 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो इसका निर्माण होता है। जो आपको अभिक्रिया में दिखाया गया है कि CaSO4 + 2H2O जो कि एक जिप्सम है उसको 373 केल्विन पर गर्म किया जा रहा है, तब बनता है CaSO4 × 12H2O + 1/2H2O जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र है। तो इस क्वेश्चन में आपने पढ़ा कि जो अस्पताल में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उस
यौगिक का नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और प्लास्टर ऑफ पेरिस को रासायनिक दृष्टि से कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं, और इसका जो रासायनिक नाम होता है वह CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, और इसे भट्ठी में जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करके बनाया जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण के क्या क्या महत्वपूर्ण उपयोग हैं। जो विरंजक चूर्ण है उसके क्या क्या महत्वपूर्ण उपयोग हैं, अर्थात इम्पोर्टेंट यूज हैं। तो विरंजक चूर्ण के निम्न महत्वपूर्ण उपयोग हैं। इसका पहला उपयोग है, इसे सूती कपड़े, लिनन और लकड़ी के गुद्दे में उड़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जो विरंजक चूर्ण होता है उसको सूती कपड़े, लिनन और लकड़ी के गुद्दे में उड़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। पीने योग्य पानी से हानिकारक जीवाणुओं के नाश के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्लोरोफार्म बनाने में इसका प्रयुक्त होता है। न सिकुड़ने वाली ऊन का उसकी सहायता से निर्माण किया जाता है। आपने बहुत ऊन देखा होगा सिकुड़ जाता है, लेकिन जब आप इसका उपयोग करेंगे तो वह सिकुड़ेगा नहीं। प्रयोगशाला में उद्योगों में ऑक्सीकारक का कार्य करता है, और यह इसका उपयोग प्रयोगशाला में जो उद्योग होते हैं उनमें ऑक्सीकारक का कार्य करता है। इसका दूसरा उपयोग, न सिकुड़ने वाली ऊन में इसका उपयोग किया जाता है, क्लोरोफार्म बनाने में इसका उपयोग होता है, और जो पीने योग्य पानी होता है उससे हानिकारक जीवाणुओं के नाश के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और विरंजक चूर्ण का उपयोग सूती कपड़े, लिनन एवं लकड़ी के गुद्दे उड़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो यही सब इनके निम्नलिखित उपयोग थे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो में पढ़ा था कि अम्ल किसे कहते हैं, लेकिन आपको यह भी जानना बहुत ज़रूरी है कि अम्ल का सामान्य गुण क्या है। अम्ल के सामान्य गुण बताएं। तो अम्ल के सामान्य गुण निम्नलिखित हैं। जो अम्ल होता है इसका स्वाद खट्टा होता है। यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। इनका घोल साबुन के घोल की तरह चिकना नहीं होता है। जो अम्ल का घोल होता है वह साबुन के घोल की तरह चिकना नहीं होता है। ये धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इसका आपको सिर्फ 3 या 4 जो गुण होता है उसको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो अम्ल होता है वह स्वाद में खट्टा होता है, यह नीले लिटमस को लाल कर देता है, और यह धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जो अम्ल होता है वह स्वाद में खट्टा होता है, यह नीले लिटमस को लाल कर देता है, और यह जब किसी भी धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। और एक अन्य जो उदाहरण दिया गया है, जो गुण दिया गया है, वह है इनका घोल साबुन के घोल की तरह चिकना नहीं होता है। अम्लों की हमारे जीवन में क्या हानियाँ हैं। अम्ल का उपयोग है तो अम्ल का हानियाँ भी हमारे जीवन में है। तो अम्लों की हमारे जीवन में हानियाँ क्या क्या है लिखिए। अम्लों की हमारे जीवन में हानियाँ निम्नलिखित है। ये सजीव कोशिकाओं को नष्ट करते हैं। जो हमारे शरीर में सजीव कोशिका होते हैं उनको अम्ल नष्ट कर देते हैं। सांद्र अम्ल त्वचा को कोमल अंगों से गंभीर क्षति पहुंचाते हैं। एसिड का नाम आपने सुना होगा, उसी को अम्ल कहा जाता है। और जब एसिड को किसी के चेहरे पर फेंक दिया जाता है तो उसका चेहरा जल जाता है, आपने फिल्मों वगैरह में देखा होगा। तो वही बात इसमें दिखाया गया है कि जो सांद्र अम्ल होता है वह त्वचा और कोमल अंगों को गंभीर क्षति पहुंचाता है, बहुत ही हानि पहुंचाता है, और कुछ खाद्य पदार्थों को खराब कर देते हैं। जो अम्ल होता है वह कुछ खाने वाले पदार्थों को खराब कर देता है। और इसका दूसरा जो हानि है वह है, यह सांद्र अम्ल त्वचा हमारे स्किन को या कोमल अंगों को गंभीर क्षति पहुंचाता है, और यह सजीव कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। तो यही अम्लों की हमारे जीवन में हानियाँ थी। इसके बाद आपने अम्ल का सामान्य गुण पढ़ा, तो उसके बाद क्षारक का भी सामान्य गुण आपको जानना बहुत जरूरी है। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारकों के सामान्य गुण लिखें। तो क्षारकों के सामान्य गुण निम्न हैं। इनका स्वाद कड़वा होता है, ये साबुन जैसे चिकने होते हैं तथा त्वचा को क्षति पहुंचाते हैं। जो क्षारक होता है वह साबुन की तरह चिकना होता है, लेकिन जो अम्ल होता है वह साबुन की तरह चिकना नहीं होता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये हल्दी के रंग को भूरा लाल कर देते हैं। हल्दी आपने देखा होगा पीले रंग का होता है, लेकिन अगर उसमें क्षारक मिला दिया जाता है तो वह उसके रंग को लाल भूरा कर देता है। ये अम्लों के साथ क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं। ये फिनाल्फ्लेथिन के घोल को गुलाबी कर देते हैं। इसमें आपको 2 चीज़ ध्यान रखना है कि ये हल्दी के रंग को भूरा लाल कर देता है, और जो क्षारक होता है वह फिनाल्फ्लेथिन के घोल को गुलाबी कर देता है। क्षारक का स्वाद कड़वा होता है, यह लाल लिटमस को नीला कर देता है, और यह अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा पानी बनाता है। और आपने अम्ल में ध्यान रखा कि अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, वह नीले लिटमस को लाल करता है, और वह धातु के साथ अभिक्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। लेकिन जो क्षारक होता है वह अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है और लवण तथा पानी बनाता है।
और यह साबुन जैसे चिकने होते हैं तथा त्वचा को क्षति पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार आप अम्ल और क्षारक दोनों के सामान्य गुण को जान गए हैं। तो आप इन दोनों में अगर अंतर लिखने के लिए भी कहा जाएगा तो आप अंतर भी अच्छे से लिख देंगे। तो यही क्षारक के सामान्य गुण थे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण नमक NaCl की प्राप्ति कहाँ कहाँ से होती है। जो साधारण नमक है उसका अनुसूत्र है NaCl। तो इसकी प्राप्ति कहाँ कहाँ से होती है स्पष्ट कीजिए। साधारण नमक निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त होता है, अर्थात जो साधारण नमक है वह कई अन्य स्रोतों से प्राप्त होता है जो नीचे दिया गया है। तो इसका पहला स्रोत है समुद्री जल। समुद्री जल में साधारण नमक की बहुत बड़ी मात्रा घुली हुई है। जो समुद्री जल होता है, समुद्र में पानी होता है, उस पानी में साधारण नमक की बहुत बड़ी मात्रा घुली हुई है। समुद्री जल से नमक की प्राप्ति लवण क्यारियों के माध्यम से होती है। सूर्य के ताप और वायु की सहायता से समुद्री जल का वाष्पीकरण होता है, इससे नमक की प्राप्ति होती है। इस नमक में MgCl2, MgSO4 जैसी अनेक अशुद्धियाँ मिली होती है। जो समुद्री जल से हम लोगों को साधारण नमक प्राप्त होता है उसमें MgCl2 MgSO4 जैसी बहुत सारी अनेक अशुद्धियाँ मिली होती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए शुद्ध नमक प्राप्त किया जाता है। जब इन अशुद्धियों को आप दूर कर लेते हैं तो जो हमको नमक प्राप्त होता है वह शुद्ध नमक होता है। और इसको दूसरा प्राप्त करने का उपयोग दिया गया है। खनिज नमक संसार के अनेक भागों में ठोस लवण का निक्षेप होता है। यह खनिज लवण तब बना था जब युगों पहले समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया था। जो यह खनिज लवण होता है यह तब बना था क्योंकि समुद्र के पानी में ही लवण अर्थात साधारण नमक की मात्रा पाई जाती है। तो यह जब उस समय की जब में बना था जब युगों पहले समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया था। इस नमक का खनन उसी प्रकार होता है जैसे कोयले का किया जाता है। जिस प्रकार आप कोयले को खोद कर निकालते हैं उसी प्रकार इस नमक को भी खोद कर निकाला जाता है। मंडी जो हिमाचल प्रदेश में है, खेवड़ा जो पाकिस्तान में, आदि में ऐसा नमक उपलब्ध है। हिमाचल प्रदेश और खेवड़ा में यह नमक उपलब्ध है। अशुद्धियों के कारण यह नमक प्राय भूरे रंग का होता है। यह जो नमक होता है वह भूरे रंग का होता है। इसका कारण है कि इसमें अशुद्धि होता है। कभी कभी भूमि तल की गहराई से जल में घोलकर पंपों की सहायता से बाहर निकाला जाता है। और इन नमक को कभी कभी निकालने के लिए एक तरीका और लगाया जाता है। जो तरीका है कि भूमि तल की गहराई में जल डाल दिया जाता है और जल को उसमें घोलकर पंपों की सहायता से इसे बाहर निकाला जाता है। झीलों से राजस्थान की सांभर झील, और इसका जो मुख्य स्रोत है वह झील भी है। झील जैसे कि राजस्थान का झांबर झील, अमेरिका की ग्रेट साल्ट झील, रूस की लेक अल्टल झील आदि से भी नमक प्राप्त किया जाता है। इसे जल के वाष्पीकरण से प्राप्त किया जाता है। और इसका दूसरा उपयोग यह है कि जल से वाष्पीकरण से इसका उपयोग प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार आपने पढ़ा कि साधारण नमक की प्राप्ति कहाँ कहाँ से होती है, इसको स्पष्ट कीजिए। तो आपने इसमें 3 बातों को पढ़ा कि पहला तो इसका उपयोग, जो इसका उपयोग होता है, जो इसका निकास होता है, इसकी जो प्राप्ति होती है वह समुद्र से होता है, समुद्री जल से होता है। और इसका आपने दूसरा उपयोग पढ़ा कि इसका उपयोग खुदाई करके अर्थात इसका निकास खुदाई करके अर्थात खनन करके इसकी प्राप्ति होती है। और इसको जो तीसरी प्राप्ति होती है वह झीलों से होती है। तो तीनों में से अगर आप किसी एक की भी प्राप्ति को लिख देते हैं तो आपको क्वेश्चन में नंबर जरूर मिल जाएगा। धोने का सोडा तथा बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। धोने का सोडा का क्या क्या उपयोग होता है और बेकिंग सोडा के क्या क्या उपयोग होता है उनको बताने के लिए कहा जा रहा है। तो आपने बेकिंग सोडा के बारे में हमने आपको पहले भी पढ़ाया है कि इसका उपयोग पाव, रोटी एवं केक जैसे पदार्थों को बनाने में किया जाता है। तो सबसे पहले आप धोवन सोडे के उपयोग को पढ़ लीजिए। इसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। कांच, साबुन, पेपर तथा बोरोक्स, कॉस्टिक सोडा इत्यादि अनेक महत्वपूर्ण यौगिकों के उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। जो धोने का सोडा होता है उसी की सहायता से कांच, साबुन, पेपर तथा बोरोक्स, कास्टिक सोडा इत्यादि अनेक महत्वपूर्ण यौगिक का उत्पादन होता है। और इसका दूसरा उपयोग जो है जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद बेकिंग सोडा के उपयोग है। इसका पहला उपयोग है एंटी एसिड का एक संगठक क्षारीय होने के कारण अम्ल के आधिक्य को उदासीन करता है। जो एंटी एसिड का यह एक संगठक क्षारीय होता है उसी के कारण अम्ल के आधिक्य को उदासीन करता है। और यह खाद्य एवं पेय पदार्थों के योज्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है। बेकिंग चूर्ण में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्टरिक अम्ल या इस जैसा एक अम्ल होता है। जो बेकिंग चूर्ण होता है उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और जब बेकिंग चूर्ण को गर्म करते हैं तो इसमें विद्यमान सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट
जो इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वह विखंडित होकर कार्बन डाइऑक्साइड एवं सोडियम कार्बोनेट प्राप्त करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही जो ब्रेड एवं केक होते हैं वे फूल जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो बेकिंग सोडा होता है उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है एवं टार्ट्रिक अम्ल होता है, और जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अभिक्रिया करता है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही पाव, रोटी एवं केक फूल जाता है। तो इस प्रकार आपने बेकिंग सोडा के भी दो उपयोग को पढ़ लिया और धोने का सोडा भी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है। एक अस्पताल वाला आपने इससे पहले क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस ही था, लेकिन इस क्वेश्चन में स्पेशली आपसे पूछा जा रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग निम्नलिखित है। इसका पहला उपयोग है इसे सांचे, खिलौने, सिरेमिक बर्तन आदि बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग सांचे बनाने में, खिलौने बनाने में, सिरेमिक बर्तन आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। सजावटी सामान, मूर्तियाँ आदि इससे बनाए जाते हैं। जो मूर्तियाँ वगैरह बनती है वह प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग से ही बनती है। अस्पतालों में अस्थि विभाग और दंत विभाग के द्वारा इसका प्राप्त किया जाता है। यह टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, और टूटे हुए दांतों के स्थान पर नकली दांत लगाने के सांचे बनाए जाते हैं। जो टूटा हुआ दांत होता है उसकी जगह नया दांत लगाया जाता है, और जो नया दांत का सांचा बनाया जाता है वह सांचा प्लास्टर ऑफ पेरिस के माध्यम से ही बनाया जाता है। और अस्पताल में अस्थि अर्थात जो हड्डी को ही अस्थि कहा जाता है, यह टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। भवनों की दीवारों और छतों को समतल करने और ऊन पर डिजाइन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। भवन की जो दीवार होती है और छत जो होती है उसको समतल करने के लिए अर्थात प्लेन करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, और ऊन पर डिजाइन बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अग्निशमन संबंधी सामग्री इससे तैयार की जाती है। प्रयोगशाला में गैसों का रिसाव इससे रोका जाता है। जब प्रयोगशालाओं में गैसों का रिसाव होने लगता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के माध्यम से उसका रिसाव को रोका जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बहुत सारे उपयोग हैं। तो इसके 6 उपयोग इस क्वेश्चन में आपने पढ़ा है, जिसमें से आपको मुख्य मुख्य उपयोग ध्यान में रखना है कि इसका उपयोग मूर्तियों बनाने में किया जाता है, खिलौनों बनाने में किया जाता है, सजावटी स्थान बनाने में किया जाता है, सजावट भवनों की दीवार एवं छतों को समतल करने में किया जाता है, प्रयोगशालाओं में गैस के रिसाव को रोकने के लिए किया जाता है, दंत की जगह नए दांत को लगाने के लिए उसका सांचा बनाने में उपयोग किया जाता है, अस्पतालों में टूटे हुए हड्डी को जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यही सब प्लास्टर ऑफ पेरिस के निम्नलिखित उपयोग थे। तो इस प्रकार इस पाठ का 25 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया है। धन्यवाद।